ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। विजेंदर सर and नीतू मैम, I don't think they need any introduction. और ताकि बहुत ज़्यादा spread हो जाए हमारा ये discussion, let's try and keep the conversation in English and Hindi. That works. Work with me. ये मेरा approach थोड़ा ज़्यादा casual तो नहीं हो गया? नहीं. So Vijender sir, of course, needs no introduction. He conducts those world-famous interviews now. World-famous in India बोल सकते हैं? And नीतू मैम, of course, इनके वीडियोस और इनकी टीचिंग से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी सुधरी है और अंग्रेज़ी काफ़ी बेहतर हो गई है। तो कैसा लग रहा है टुडे? यू आर फेसिंग एवरीबडी एंड द स्पॉटलाइट इज ऑन यू इंस्टेड ऑफ यू पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन अदर्स। मैम, Wonderful, sir. Wonderful. Well, I'm enjoying my 20 minutes of fame. नहीं, I'm sure it'll be more than 20 minutes. अच्छा, नीतू मैम, let's start with you. You teach English, spoken English, and कैसे उसको सही तरीके से बात करना है। ये इंग्लिश की इतनी भूख क्यों है हमारे देश में? और किसी लैंग्वेज की इतनी भूख क्यों नहीं है? संस्कृत क्यों नहीं सीख रहे? सबको अंग्रेजी क्यों सीखनी है? मैं कह सकती हूँ ये दुख काहे खत्म नहीं होता है ना? इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है सर जो आपको कनेक्ट करता है थ्रू आउट इंडिया भी। अगर आप सिर्फ हिंदी की बात करें तो 5 या 6 स्टेट्स में हिंदी है। अदरवाइज आप ऑल ओवर इंडिया में कनेक्ट होना चाहते हो तो देयर इज़ वन लैंग्वेज ओनली, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका भी है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी जाते हो तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए लोगों से कनेक्ट करने के लिए, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, हम लोगों ने उसे एक हवा बना के रख दिया है और शायद इंडिया में मैक्सिमम लोग तो इंग्लिश को बिल्कुल एक हवा बना के रख दिया है। इट इज़ अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब क्या है? दिल से दिल की बात, बस कम्युनिकेशन है और कुछ नहीं है। तो हम लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं हमसे गलत ना निकल जाए मुंह से इंग्लिश, और इस डर में खासकर लड़के तो हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं कोई स्मार्ट लड़की के सामने इंग्लिश गलत ना बोल दे। तो मैं ये मानती हूँ आप सिर्फ बोलो और अपने आप को कम्युनिकेट करो, बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज एंड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। सर, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में इंटरव्यूज लोगों के कंडक्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज दैट हंगर फॉर इंग्लिश जस्टिफाइड, और कैन, जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं उनको नहीं कोशिश करनी चाहिए सिविल सर्विसेज में, कंपटीशन में, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। तो इज दैट ट्रू? व्हाट डू यू फील दैट नीड इज जस्टिफाइड? देखिए, अगर आप भाषा के लिहाज से समाज को समझने की कोशिश करेंगे तो जैसा नीतू जी ने कहा कि अंग्रेजी महत्वपूर्ण भाषा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यह हमारे देश में केवल कम्युनिकेशन की भाषा नहीं है, या कम्युनिकेशन के अर्थ में एक और भिन्न कम्युनिकेशन की भी भाषा है। ये केवल ये नहीं बताती है कि आप क्या सोच रहे हैं, ये भी बताती है कि आप किस वर्ग से आ रहे हैं। ये आपके क्लास को बताने की भाषा भी अनफॉर्चुनेटली बन चुकी है। क्लास लैंग्वेज हो गया फिर एक तरीके से। हम लोग इस तरह से देखें कि हम लोग क्लास में जब इस भाषा विज्ञान में इसे समझाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा समाज एक डायग्लॉसिक समाज है, जिसमें एक से ज़्यादा भाषा बोली जाती है और उनका सामाजिक रुतबा अलग अलग है। ये वो वजह है जिस वजह से हमें अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने कहा कि अगर आप हिंदी बोलने वाली लड़की से बात करेंगे तो आपको एक भिन्न तरह की लड़की मिलेगी, और आप अंग्रेजी बोल के लड़की को इम्प्रेस करेंगे तो आपको एक भिन्न तरीके की लड़की मिल रही होगी। और ये केवल लड़की पे लागू नहीं होता, सॉरी, मतलब लड़की को कॉमोडिटी के सेंस में नहीं देखना है, ये केवल आपके पार्टनर पे लागू नहीं होता, ये आपकी नौकरी पे लागू होता है, ये आपके करियर पे लागू होता है, ये सिविल सर्विसेज में भी, जैसा आपने कहा, इससे एक अलग तरीके का अंतर पड़ता है। ये मुखर्जी नगर बनाम करोल बाग का मामला है। करोल बाग केवल भौगोलिक तौर पर साउथ में नहीं है अगर हम इसे कंपेयर करें मुखर्जी नगर से, बल्कि ये एक भिन्न दुनिया भी बन जाती है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम वाले लोगों का हिस्सा हो जाता है। तो भाषा निश्चित तौर पर हमारे यहाँ एक सामाजिक विभाजन, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का भी टूल रही है, जिसकी वजह से आप जब सब अंग्रेजी बोलने लगेंगे नीतू जी आपकी कृपा से, तो आप पाएंगे कि लोग शायद हो सकता है कहें कि फ्रेंच ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि सत्ता वाले व्यक्ति को अपनी भाषा अलग चाहिए।
अगर अंग्रेजी भी सब बोलेंगे तो सब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जाएंगे, सबको नीतू जी अंग्रेजी सिखा देंगी तो वो कुछ और भाषा खोज लेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ लगातार समाज में रहा है। सो थैंकफुली अब भाषा विज्ञान ने इसे समझना शुरू कर दिया है और आप लोग मीडिया वाले लोगों ने हिंदी को कुछ इज्जत भी दे दी है, जिसकी वजह से अब हिंदी बोलना इतनी बेइज्जती की बात या शर्म की बात तो नहीं है, मेरे लिए तो नहीं। सर ये जैसे बौद्धिक जो आपकी क्षमता है, आप ये भी महसूस करेंगे, जैसे मैं मीडिया लाइन में बताती हूँ आपको, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आपको हिंदी न्यूज़पेपर्स के जो कंटेंट्स से बहुत ही बेसिक चीज़ें मिलेंगी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के जो कंटेंट्स है सर एग्ज़ाम में वही आता है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये एक क्लास का डिवीज़न की बात नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो भी बताता है कि आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो आप कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और जितने भी अच्छी किताबें हैं सर, जो भी आप इन्वेंशंस या डिस्कवरीज़ की बात करेंगे, जो भी होते हैं सब अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो होते हैं वो आपके देश में आएंगे और आप कहेंगे नहीं हम ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो सर आप मुझे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, जितने भी हिंदी कविताएं हैं, कितनी मधुर कविताएं हैं, आप उर्दू शेर देखिए, क्या आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप सेम भाव रख सकते हैं? उसकी जो भावना है, आत्माएं खत्म हो जाती है। तो अब हर चीज़ जो इंग्लिश में बना है, जो इंग्लिश में विकसित हुआ है, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके वो सेम चीज़ प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो अगर आपको वो लेवल की चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए। बट कहीं ये कॉलोनियल माइंडसेट का थोड़ा हैंगओवर नहीं चल रहा है कि अंग्रेजी में है तो बेटर रहेगा और उसको ट्रांसलेट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा? हिंदी इज इजियर टू स्पीक एंड प्रोनाउंस देन मोस्ट ऑफ इंग्लिश। मैं ट्रांसलेशन से तो मैंने कहा कि अगर मैं उर्दू शेर का जो ट्रांसलेशन कर दूं तो क्या वो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? आप किसी भी चीज़ को जिस लैंग्वेज में बना है अगर आप उसको उसी में रखेंगे, आप सब छोड़िए, शेक्सपियर ने जो रोमन इंग्लिश में जो ड्रामास लिखे हैं, आप उसको इस नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए तो वो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हम भी जब आईसीएसई बोर्ड में पढ़े तो हमने जब देखा कि दूसरे बोर्ड्स वाले उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको हमेशा ही कहते थे कि वो जो मूल भावना होती है वो गड़बड़ हो जाता है। तो कॉलोनियल माइंडसेट की बात नहीं है, आप इंडिया को भी हटा दीजिए, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में जाइए, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो सब कोई टूटा फूटा ही बोल ले लेकिन बोल के कम्युनिकेट कर पाते। कोई भी एक लैंग्वेज ये दर्जा नहीं ले पाया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आज आप बात कर रहे हैं, अगर इंडिया को वर्ल्ड के लेवल से देखने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम हिंदी या कोई भी भाषा दूसरों पर थोपना चाहे तो सर आप अपने कंट्री में ही देखते हैं कि लोग, आपके जो क्षेत्र के दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, वो रिवोल्ट कर देते हैं अगर आप हिंदी थोपना चाहते हैं तो ये हम पूरे वर्ल्ड में तो थोप ही नहीं पाएंगे। सही बात है। आइडियाज ऑफ इंडिया में आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है यर्निंग टू लर्न। आजकल का जो यूथ है जो पहली बार नौकरी की तलाश में निकलता है या नौकरी पाता है, विजेंद्र सर दिस इज टुवर्ड्स यू, उनके पास नौकरी तो है, बट डू द जॉब्स दे हैव आर द जॉब्स दैट आर राइट फॉर देम? क्या वो नौकरियां उनके लिए सही है? जो नौकरी है धड़ पकड़ के भैया पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। वेल अनंत, बहुत शुक्रिया ये बात पूछने के लिए, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, अभी हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि 25 साल से कम लोगों की जो जनसंख्या है हमारे देश में वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमें समझना पड़ेगा कि 25 साल वाले लोग कभी 50 साल के भी होने वाले हैं और ये 25 साल के लोग जब 50 साल के लोग होंगे तब 50 साल वालों की जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा हो। ना काम कर पाने लोगों वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। क्या उन्हें सस्टेन करने के लिए हमारी सोसाइटी अभी से तैयारी कर रही है कि नहीं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देश में बच्चों के पास सपनों की विविधता खत्म हुई पड़ी है। मुझे बार बार आईआईटीज और दूसरी एनआईटीज और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है और जरा पता कीजिए वहाँ प्लेसमेंट क्या हो रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, प्लेसमेंट आईटी में है। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, प्लेसमेंट आईटी में है। और आईटी में वो क्या कर रहे हैं? 90% ऑफ देम आर एक्चुअली वर्किंग लाइक अ कुली इन द आईटी सेक्टर, जो कि एआई आने के बाद जॉब ही नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये वाली कोडिंग तो एआई खुद ही कर लेगी जो बेसिक कोडिंग है। तो 70% ऑफ देम आर इन जॉब्स जो इस समय उनको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक आई कार्ड पहन के जाते हैं, एयर कंडीशन जगह पे बैठते हैं, हालांकि छोटे छोटे क्यूबिकल्स में ही हैं, लेकिन 10 years डाउन द लाइन वो जॉब नहीं होगी।
और जो जॉब होंगे क्या हम उनके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, या जो वो करना चाह रहे हैं वो जॉब उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर उन्हें अपनी पसंद की जॉब मिल रही होती तो आप विजेंद्र चौहान से यहां बात नहीं कर रहे होते। आप विजेंद्र चौहान से बात कर रहे हैं क्योंकि सिविल सर्विसेज यूपीएससी नाम की चीज बहुत पॉपुलर हुई पड़ी है। क्यों हुई पड़ी है इस देश में? 800 नौकरियां आती हैं साल भर में, साल भर में केवल 800 नौकरियां आती हैं, 8 लाख लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं? उसमें आईआईटी के लोग हैं, उसमें एनआईटी के लोग हैं। मुझे आईआईटी आईआईएम इस डबल इंस्टीट्यूशन के लोगों का इंटरव्यू लेते हुए कितनी शर्म आती है, आप अंदाजा कीजिए। आपने पहले आईआईटी किया, उसके बाद आपने टॉप 5 से आईआईएम किया, और उसके बाद यू वांट टू बिकम अ बाबू। व्हाई? इफेक्टिवली इसका मतलब है कि जो नौकरियां उन्हें मिलनी चाहिए, जो नौकरियां वो करना चाहते हैं, कम से कम वो नौकरियां तो नहीं मिल रही। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स। बीए प्रोग्राम वाले का क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से आने वाले व्यक्ति का क्या होगा? उसे तो वो नौकरियां भी नहीं मिलेंगी जो नौकरियां पहले उसे मिलती थी, वो अब आईआईटी और एनआईटी वालों को मिल रही हैं। तो उसके पास कौन सी नौकरियां हैं? तो द सिचुएशन राइट नाउ इज कि दरअसल इच्छित नौकरियां, इच्छित रोजगार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग स्टार्टअप का हल्ला मचा रहे हैं ताकि लोग कहें कि भाई नौकरी छोड़ो, नौकरी देने की कोशिश करो। इफेक्टिवली द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इज नॉट वेरी गुड, एटलीस्ट प्राइमा फेसी जो मुझे महसूस होता है मैं उसको बता रहा हूं। लोगों के पास इसके लिए डाटा भी होगा, आई एम श्योर। नीतू मैम, एक सवाल आपसे पूछ रहा था, ये 21 डेज में लर्न इंग्लिश, 10 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना सीखे, हाउ इफेक्टिव आर दीज? और ये क्या ऐसा होता भी है कि 21 दिन में मैं आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा? जब मैंने मुखर्जी नगर में शुरू किया था, उस समय एक पर्चा मेरे हाथ में आया था, 45 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए। तो मैंने यही कहा था, ये जो 45 दिन में फर्राटेदार नहीं सीख पाए हैं बोलना, वो मेरे पास आ जाए। क्योंकि ये सर, ये लर्निंग प्रोसेस होता है जो टाइम लेता है। हाँ, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से वो जो टाइम है उनको कम कर देते हैं। आप कोचिंग सेक्टर को ही देखिए, हम क्या करते हैं, हम आपको सीधा रास्ता दिखा देते हैं, वरना भटक के आप 3-4 साल में वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम लोग जो गाइडेंस कर देते हैं उसमें आप 1 साल पहुँच जाते हैं। तो इंग्लिश बोलना, मैंने पहले कहा, इंग्लिश लैंग्वेज आसान है, उसे हमने हवा बना दिया है। सेकेंडली, हम अपने जो खामियां उसको ढकते कैसे हैं, ये कह के कि भाई हम हिंदी भाषी हैं। फिर मैंने एक लड़के को समझाया, तुम हिंदी भाषी नहीं हो, तुम हिंदी भाषी हो। तो वो श और स भी सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घमंड कर रहे हैं कि भाई हम तो जो हैं सो हम ऐसे ही हैं। अपने आप को पहचानिए, आप में कहाँ कहाँ क्या खामी है उसको पहचानिए। और हम बच्चों को आज जो शिक्षा दे रहे हैं सर, स्कूल में 8 तक बच्चे फेल ही नहीं होते, तो उनको वो फेलियर का मजा नहीं चखा हुआ है, उन्होंने वो स्ट्रांग नहीं हो पाए, क्योंकि अब वो सीधा जवाब लड़ाते हैं कि भाई हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे। आप समझिए कि आपको क्या ज़रूरी है इस दुनिया में, और अपनी जो लाइफ है आप तभी खुश रह सकते हैं जिसके लायक है, और जो आप चाहते हैं अगर उस लेवल पे पहुंचते हैं तब। वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने आप में ग्रूमिंग करना पड़ेगा, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। 21 और 45 दिन में कोई अंग्रेजी बोलना ऐसे नहीं सीख सकता जब तक कि वो हार्ट एंड सोल ना दे और वो प्रॉपर तरीके से गाइडेड ना हो। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि 21 दिन में तो बिल्कुल नहीं सीख सकता। सर, एग्जाम्स की बात करते हैं। एग्जाम्स का फॉर्मेट चेंज हो गया है। एक ज़माने में जब डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हुआ करती थी, अब ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप काले करते रहिए अपने गोले और शायद आगे निकल जाए। एंड व्हाट मैम ऑल्सो सेड कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट फेल टिल प्रॉब्ली देयर इन क्लास 9 और 10। एग्जाम्स नहीं होते 8वीं तक, उसके बाद एग्जाम्स बेबी स्टेप्स लेके होते हैं। पहली बार वो इंसान फेल करता है जब वो प्रोफेशनल कंपटीशन में घुसता है, पूरे देश के साथ लड़ता है, दुनिया के साथ लड़ता है। What are the changes that need to be done in this examination policy? नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, do you agree with it? Your views on that? See, अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षाओं में होने वाले बदलाव किस तरह से असर डाल रहे हैं, तो प्लीज समझिएगा, कोई भी बदलाव एकाकी नहीं होता है। वो बदलाव किसी इकोसिस्टम का प्रोडक्ट होता है। आप कैसे भारत का तसव्वुर रखते हैं, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया, विल डिटरमाइन कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहेंगे और उनकी किन स्किल्स को जांचना चाहेंगे। इफ यू लुकिंग ओनली फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको 4 दिया, उसमें से 1 चुनिए, तो आप, ऐसा नहीं है कि
एनालिटिकल स्किल्स को मल्टीपल चॉइस से नहीं जांचा जा सकता, जांचा जा सकता है, लेकिन कम से कम इसका मतलब ये जरूर है कि एम्फेसिस आपका क्रिटिकल थिंकिंग पर से हटकर मार्किंग अप या इंफॉर्मेशन पर ज्यादा चला गया है। आप क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग की बजाय डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग की बजाय विथ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा जोर देने लगे। इसका मतलब आपका आइडिया ऑफ इंडिया 15 ईयर्स डाउन द लाइन, 20 ईयर्स डाउन द लाइन ऐसे लोगों का है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी नहीं होगी। केवल कुछ सूचनाओं को समझ पाना और उनको प्रोसेस कर पाना आपकी प्राइमरी कंडीशन है अपने सिटीजन से, अपने फ्यूचर सिटीजन से। इसलिए आप अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को, आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी को इस तरीके का बनाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, उसमें शब्द आता है, लेकिन उसमें शब्द आता है। मेथोडोलॉजी में, पेडागोजी में और बाकी जगहों पर मुझे लगता है कि अभी और गुंजाइश है। इफ यू वांट टू हैव अ ब्राइटर फ्यूचर इंडिया, if our idea of India is to be at par with some great nations, तो फिर मेरे ख्याल से हम लोगों को अपनी एजुकेशन में उस चीज के लिए अभी से स्पेस बनाना पड़ेगा। उसकी गुंजाइश थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए। कमिंग टू द इमीडिएट पार्ट कि इस समय जो नए तरीके की परीक्षाएं आ गई उनको क्रैक करने के लिए, फिर देन ऑब्वियसली you're forced to get into that ecosystem of Kota and Mukherjee Nagar and Karol Bagh, because they know the tips. They'll be able to guide you with certain infographics. They'll be able to give you the faster ways of attempting by cancellations, by things like ruling out the options and जो बचा है वही होगा. That methods. हमारे यहाँ हिंदी में कहावत होती है कि आप गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपने अपनी ये वाली पॉलिसी चुनी है तो आपको फिर मुखर्जी नगर और करोल बाग के आश्रय में जाना ही पड़ेगा। मैम, आपका आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ इंडिया में इंडिया के टीचर्स का क्या आइडिया होना चाहिए, ये जानना चाहूंगा। सर, मैं जिन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहती हूँ वो 18 से 25 साल के बच्चे होते हैं। यंग, एनर्जेटिक, ब्रिलियंट माइंड, और वो एकदम बबलिंग होते हैं कि कुछ कर दिखाना है। लेकिन मैं आप में सभी पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अब अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर मत ला दिए। आपने बेटा पैदा किया है, गधा थोड़ी। थैंक यू फॉर सेइंग इट। मैंने हमेशा समझाया है कि बेटा है, बेटी है, अपने लाइफ में वो कुछ कर लेगा और अच्छा कर लेगा। आपका काम है सिर्फ उसको एजुकेशन देना, अच्छे अपॉर्चुनिटीज देना। अगर आप उसे अच्छा जगह भेज सकते हो पढ़ने के लिए, भेजिए, वो कर लेगा और बहुत अच्छा कर लेता है। हमारे समाज में सर वैल्यूज है। अभी भी यंग जनरेशन के साथ में रहती हूँ, उनमें भी वैल्यूज है। अधिकतर बच्चे तो सिर्फ अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए ही दिन रात जागते। मुखर्जी नगर हो या करोल बाग हो, वहाँ के जो सिचुएशन है, बच्चे गर्मी में भी उनके पास एसी के घर से आए होते हैं, वहाँ पे उनके पास एक कूलर नहीं होता है। वो किस हालात में पढ़ते हैं वो हम जानते हैं। अपॉर्चुनिटीज जॉब्स के कम होते जा रहे हैं। जैसे सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सर, हमारे समय में भी उतने ही IIMs थे जो आज मुझे दिख रहे हैं। जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। नौकरियों की संख्या जो हमने 2012 में देखा उससे कम है आज 2022 में। तो जो जनसंख्या वो कहाँ जाएंगे? अब आप स्टार्टअप की जैसे हम बात करते हैं तो सर हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और बच्चे जो आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो पूरा परिवार का ही, उनका मतलब बहनों की भी शादी हो जाती है अगर भाई की नौकरी होती है तो हम समझ सकते हैं ये इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बच्चों को भेजिए पढ़ने, उन्हें कहिए अच्छा से करना, बहुत अच्छा करना, और अगर कुछ नहीं कर पाए तो हम है ना, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। बच्चे प्रेशियस होते हैं हमारे लिए, उन पर अपने सपनों का बोझ उतना ना डालें कि वो टूट जाए। हाँ, ये ज़रूर मैं कह दूँ, मैं विश्वास दिला दूँ, पिछले करीबन 10-12 साल से तो मैं सिर्फ यंग बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ। पहले UPSC के बच्चों को भी पढ़ाती थी कंपल्सरी इंग्लिश। आजकल मेरे पास वही 18 से 25 साल के बच्चे आते हैं। 2006 से मैं मुखर्जी नगर में हूँ। बच्चों के माइंडसेट जो है आज भी वही है, फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली वैल्यूज़ को बहुत वैल्यू करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने पूछा भी था कब गले मिले थे आखिरी बार पापा से। पापा से गले वो नहीं मिल पाते, लेकिन बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए उनके पर अपने सपनों का बोझ मत डालिए। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने चाहिए,
भारत में, ये मैं तो मानती हूँ, क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, उनको नहीं मिल पा रहा सिर्फ इसीलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। आज का बच्चा जागरूक है, ज़्यादा समझदार है और ज़्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ, मैं कह सकती हूँ जैसे पहले ज़माने में अप्सराएं ऊपर से आती थी साधु संत को डिस्टर्ब करने के लिए, तो आज इंस्टाग्राम से आती हैं। तो can I just pitch in here? Yeah, please. डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स तो अब भी है लाइफ में उनके, Right. लेकिन वो हमेशा से रहा है। नीतू जी ने जो कहा उसी में बस ऐड करूंगा, अगर आप कहें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सपनों का बोझ बच्चों को ना दें। बच्चे प्रोजेक्ट चाइल्ड नहीं हैं। इंटरव्यूज़ लेते समय हमें बार बार ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं जिनके सामने बैठे हो के आपको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट चाइल्ड है। इसको पहले उसके पहले कोटा भेजा गया, कोटा के बाद आईआईटी गया, आईआईटी के बाद इसको आईआईएम भेजा गया, आईआईएम के बाद इसको आईएएस के लिए भेजा गया, पिताजी भेज रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट जस्ट पिताजी, बिकॉज पिताजी के मन में ये कहाँ से आ रहा है को समझिएगा। वो सेक्शन है जिसे नीतू जी ने लास्ट में कहा। हमारे यहाँ इस नए फॉर्मेट ने, एआई ने, सोशल मीडिया ने, एल्गोरिथम्स ने आपके स्क्रीन पर विजेंद्र चौहान और नीतू जी के चेहरे फेंक कर माता पिता के मन में ये डाल दिया है एज इफ देयर एग्जिस्ट ओनली हैंडफुल ऑफ करियर चॉइसेस। यही है स्टैंडर्ड आपके सक्सेस का। आप इसे कह सकते हैं। आई मीन आई एम एडिंग इट कैजुअली, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी तस्वीरें दिखाकर नीतू जी उन लोगों को यकीन दिलाया गया कि सरकारी नौकरी या आईएएस बनना या किसी और इस तरह की नौकरियों में जाना ही हैंडफुल ऑफ करियर से सर, और इससे वो डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स जो होनी चाहिए थी वो माँ बाप के मन में गायब हुई और उसका ट्रिकल डाउन हो रहा है कि बच्चों के मन से सर माफ करिएगा, हम लोग तो अच्छे चेहरे हैं, अब कच्चा बादाम देखने से अच्छा तो हमें दिखा दे इंस्टाग्राम। अपने आप को कहना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने अपना कहा, पर कुल मिला के तमाम चीजें आप एलवीएस यादव दिखाएं या दूसरे बाकी अफसर आए। नहीं, ये जो आपका प्रोजेक्ट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे ख्याल से हमें हटाना है ही है। ऑफ कोर्स वी कैन ट्राई एंड थ्रू प्रोग्राम्स लाइक आइडियाज ऑफ इंडिया में भी बाकी माँ बाप जिनकी समझ में आए प्लीज इंप्लीमेंट करिएगा। एआई के बारे में विजेंद्र जी आपने बात किया। अब ये एआई जो है, मीम्स, एल्गोरिथम्स, यूट्यूब पे आप क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आपकी फीड में क्या आ रहा है, तो ये बच्चों का करियर पाथ सेट कर रहा है या माँ बाप या कौन? Don't you think it's AI which setting the standards for everybody? This is what my biggest worry right now is. आप इस बात को समझिए कि आप क्या चाहते हैं ये तय करने की सत्ता आपके हाथ से छीन ली गई। आप दरअसल आपके पास लगातार उस तरह के शॉर्ट्स और वीडियोस आ रहे हैं और इससे एक तो आपकी अटेंशन स्पैन खत्म हो रहा है और उसके वजह से आप, और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने विजेंद्र चौहान का चेहरा 3 सेकंड देखा उसके बाद उस एआई को समझ में आ गया कि इसको दूसरी रील विजेंद्र चौहान की दिखाई जा सकती है एंड इट गोज ऑन ए साइक्लिक मोड और फाइनली क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन समथिंग कॉल्ड परसुएसिव टेक्नोलॉजी। यू स्टार्ट बिलीविंग दैट द ड्रीम बीइंग सर्व्ड टू यू इज एज बेसिकली योर ड्रीम। इट इज हैपनिंग विद इंडिविजुअल्स, अनफॉर्चुनेटली इट इज हैपनिंग विद कलेक्टिव्स, इट इज हैपनिंग विद द सोसाइटी एज वेल। नाउ आवर सोसाइटी हैव स्टार्टेड कलेक्टिवली बिलीविंग इन सर्टेन काइंड ऑफ ड्रीम्स or certain kind of individuals or certain kinds of thought. At the end of the day, we are accepting what is being served to us by algorithms as our own free choice, which is not our free choice. And it is affecting not just the career choices, it is affecting our choices of food, it is affecting our social choices, choices of partners and relationship, and it is affecting our political choices as well. And it is dangerous. Beware of the illusion of choice. काफी एकदम ज्यादा आप तो मोड में आ गए थे। This is something very close to my heart. I want everybody to understand that it is really important that we cannot let few algorithms decide what should be future of the nation. नीतू मैम, अनकट का एक YouTube चैनल है, उस पर एक क्वेश्चन आया है, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ लूँ। सबसे वाहियात इलॉजिकल रीजन अंग्रेजी सीखने का किसी ने आज तक आपको क्या बताया है? सबसे इलॉजिकल जो रीज़न मिला है मुझे, एक महिला शादी के बाद शुरू में जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, वो मेरे पास इंग्लिश सीखने आई। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या क्यों सीखने आए? उसका कहना था कि जब मैं मॉडर्न ड्रेस पहन के
किटी पार्टी में जाती हूँ तो जो भी मेरे से बात करने आती है वो इंग्लिश में बात करने आती है और मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ। एक और लड़का ने मुझे एक रीज़न दिया था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब मेरी जो फ्रेंड है उसको मैं प्रपोज करना चाहता हूँ इंग्लिश में, तो मुझे कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप बताएं जो इंग्लिश में मैं प्रपोज कर सकूं। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद वो जवाब इंग्लिश में दे दी, फिर तुम क्या बोलोगे? क्योंकि वो जवाब क्या देगी मुझे तो नहीं पता है, वो मेरी स्टूडेंट तो नहीं है। तो इसीलिए इंग्लिश प्रॉपर तरीके से सीखो। दीज आर सर्टेन इलॉजिकल रीजंस। मैं मानती हूँ सर, आप जेन्युइन कारण से एग्जाम की भी तैयारी में हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि पवित्र मन से करो। जो तुम लोग आते हो कहते हो कि मैम पैसा है, तो भाई पैसा चाहिए तो स्टार्टअप शुरू करो, हो सकता है घर के कपड़े भी बिक जाएंगे, तुम्हारे बर्तन भी बिक जाएंगे, तो इतना रिस्क लेके आओ। अगर आप नौकरी के लिए आ रहे हो तो आप अपने फैमिली को एक लाइफ देना चाह रहे हो जिसमें कोई टेंशन नहीं है, और आप लोग एक क्लास को बिलोंग कर रहे हो जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है, तो आप एक अच्छे लेवल जीना चाहते हो, इसीलिए आना चाह रहे हो। आप पैसे के लिए आना चाहोगे तो शायद भगवान आपकी इच्छा पूरी ना करें, क्योंकि साफ नीयत से आओ। इंग्लिश भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप सीखना चाहते हो तो अपने जो भावना है व्यक्त करने के लिए, वो भावना व्यक्त करना है तो आप इंग्लिश सीखिए, क्योंकि आप ऐसी जगह पे काम करने जा रहे हो जहाँ पे अधिकतर लोग इंग्लिश में बात करेंगे। और मैं मानती हूँ सब प्राइवेट जॉब में तो ये बिल्कुल एकदम कंपल्सरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जहाँ तक सबसे मैं ज्यादा महसूस करती हूँ। गड़बड़ियां कौन से अंग्रेजी शब्दों में होती है? सॉरी, सबसे ज्यादा गड़बड़ियां, फॉल्ट्स कौन से इंग्लिश वर्ड्स में कॉमनली आपको मिलती हैं जो लोग यूज करते हैं, जो इमीडिएटली पकड़ती हैं आप? मतलब नहीं समझ में आया सर। एज इन मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। नहीं, बच्चों को कोई शब्द आज सच परेशान नहीं करता सर। कोई पर्टिकुलर शब्द की बात नहीं करूंगी, बस एक सामने आके कोई लड़की इंग्लिश में बात कर ले तो उनके आवाज अटक जाती है। अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि हाँ कोई एक शब्द उनको परेशान करता है, बट स्टिल अ ब्यूटीफुल गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड टॉकिंग इन इंग्लिश, बस ये परेशान कर can I just जाता है। pitch in here? I mean, it is just an I was looking for opportunity to appreciate Neetu ji here. Since she's talking about girls and all lagatar, we were having last session where women scientists were here, and Yeah. we were all applauding women doing so good in space sciences. Neetu ji, along with only a handful of other women, are in this industry, which is a really hard, very, very competitive industry. और ये बहुत ही masculine और misogynist industry है, the coaching industry. And Neetu ji is surviving there. There are a handful of others. This is wonderful. You have made this place more Thank you, sir. inclusive. Thank you, sir. This space. That's why I wanted to commend your work. I know it must have been a very, very tough struggle. Thank you so much, sir. Thank you so much. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। नियत की बात आप लोगों ने अभी की, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, इतने सारे टीचर्स हो गए हैं, सही नियत वाला टीचर कैसे ढूंढा जाए? देखिए, हम लोगों के उत्तर इस बारे में एक जैसे नहीं होंगे। मैं एक यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ। I'm on the fringe of that industry. I've been taking those interviews for last 20 years, so I know a little bit about that industry. But to me, a good teacher is a teacher which empower you to think clearly and critically. This is what my understanding is. But unfortunately, the industry जिसकी हम बात कर रहे हैं, the coaching industry, the mentoring industry, वहाँ पर cracking the examination is the criteria. And the examination nature, as you said, has already changed. It's not valuing critical thinking to the extent it should. So I may not be right when I'm saying कि critical thinking वाले को ऐसा ही है, क्योंकि universities में, to me, a teacher who is able to promote critical thinking in the student is the best teacher. But then it may not apply to your industry, ma'am. इन माई इंडस्ट्री सर, मैं कह सकती हूँ कि टीचर्स जो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या जो कंपटीशन दे नहीं सकते, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन सिर्फ बच्चों के बीच में नहीं है, इंस्टीट्यूट्स के बीच में भी है। तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देना पड़ेगा और तभी आप सस्टेन कर सकते हो। इसीलिए अगर आप मुखर्जी नगर या करोल बाग जाएं, आप इस साल कुछ इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे, 2 साल बाद नहीं देखेंगे, तो ऐसा होता है। तो वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बच्चे जब आते हैं बाहर से तो वो 4 लोगों को पूछ के आते हैं और वहाँ भी आके 4 लोगों को पूछते हैं, तो खुद समझदार होते हैं। और दूसरी बात, इतने आज अवेयर है बच्चे बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड ऑल,
कि वो सही इंस्टीट्यूट और सही टीचर की पहचान करके खुद ही सही जगह पहुंच जाते हैं सर। Well, on that note, Ideas of India में yearning to learn में मैंने तो काफी कुछ सीखा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। Thank you so much to both the Thank you. lovely Thank you so teachers much. Thank out you very here. much. Thank you, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू। Ideas of India, ये है Ideas of India. ABP Networks Ideas of India.